हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 3 टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है एपीयू, सेकंड है आइस एंड रेन प्रोडक्शन सिस्टम और थर्ड है आपका आइस डिटेक्शन सिस्टम। एपीयू का जो फुल फॉर्म है वो है ऑक्सिलरी पावर यूनिट। ऑक्सिलरी पावर यूनिट शॉर्ट फॉर्म में इसे हम एपीयू बुलाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं। एयरक्राफ्ट जो है, एयरक्राफ्ट में बेसिकली पावर जनरेशन के 3 सोर्सेस पाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका मेन इंजन, सेकंड है एपीयूज एंड थर्ड है आपकी बैटरीज। तो एयरक्राफ्ट के केस में हमारे पास 3 इंजन्स हैं। 3 इंजन्स की, अब इंजन का काम क्या होता है, पावर जो है जनरेट करना और एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड करना। तो अब देखो, अब हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, इट मीन्स हम किस में हैं, एयर में है ना। और एयर में हमारे पास दूसरी कोई सोर्सेज नहीं है। और जब हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो चाहे वो लार्जर एयरक्राफ्ट हो या फिर स्मॉलर एयरक्राफ्ट हो, ह्यूमन बीइंग्स की सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मतलब जो मेन इंजन है वो आपका पावर जनरेट करता है। उसके बाद जब ये इंजन काम करना बंद कर देता है तब एपीयू की बारी आती है। और उसके बाद जब ये भी काम करना बंद कर देता है तब बैटरी की बारी आती है ना। तो ये तब है इन केस ऑफ इमरजेंसी। पर देखो, बेसिकली हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एपीयू के बारे में, फिर देखेंगे। देखो एपीयू क्या होता है। आपने एयरक्राफ्ट, काफ़ी लोगों ने एयरक्राफ्ट देखे होंगे। तो लेट अस सपोज कि ये हमारा कोई एयरक्राफ्ट है ना। बाकी चीज़ें आप समझदार हो, उसके साथ यहाँ पर देखना कि एक छोटा सा होल होता है किसी किसी एयरक्राफ्ट में। जो लार्जर एयरक्राफ्ट होते हैं वहाँ पर यहाँ पर एक स्मॉल होल पाया जाता है। ये जो स्मॉल होल है ये क्या है, कभी आपने नोटिस करा। यहाँ पर हमने क्या करा है, एक छोटा सा इंजन इनबिल्ट कर रखा है जिसे कि हम कहते हैं एपीयू। एक छोटा सा हमने इंजन इनबिल्ट कर रखा है जिसे कि हम कहते हैं एपीयू। वैसे तो एयरक्राफ्ट के जो इंजन्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट के विंग के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो कुछ लार्ज एयरक्राफ्ट है वहाँ पर हम एक्स्ट्रा पावर जनरेटर के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर इनबिल्ट होते हैं। और इसके फंक्शंस और है, एक तो ये इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करता है, उसके साथ साथ जो केबिन का प्रेशराइजेशन सिस्टम है उसको भी मेंटेन करके रखता है ना। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो एपीयू है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, फंक्शंस ऑफ एपीयू, है ना। तो सबसे पहले इसका काम है मेन इंजन को स्टार्ट करना, है ना। सेकंड, आप सब केबिन लाइटिंग से परिचित हैं। केबिन लाइटिंग क्या होती है वैसे, देखो जब भी हम बात करते हैं केबिन लाइटिंग की, तो जो एयरक्राफ्ट जहाँ पर मतलब पायलट बैठता है, पायलट के आगे एक छोटा सा रूम टाइप का होता है, क्योंकि गेट अगर हम बंद कर दें तो रूम टाइप का ही दिखता है। तो उसे हम कहते हैं केबिन, जहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी इनबिल्ट होते हैं। उसके साथ साथ मतलब जितने भी लाइटिंग सिस्टम होती है ये सब एपीयू से ऑपरेट होती है। उसके साथ एक चीज़ और देखो, आपने एयर कंडीशनिंग हम लोगों ने पढ़ भी रखा है। तो एयर कंडीशनिंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, एपीयू का। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए भी इसका यूज़ करा जाता है। क्या जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। अब देखो इसकी वर्किंग क्या है, कैसे ये वर्क करता है। वर्किंग बेसिकली क्या होता है कि जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन को स्टार्ट करते टाइम इंजन को हमें एक्स्ट्रा पावर देना पड़ता है। जैसे कि देखो, अगर आप लोगों ने घरों में जनरेटर्स तो देखे ही होंगे, तो जनरेटर्स मतलब मान लो कि वो भी एक टाइप का इंजन है जनरेटर। तो आपने देखा होगा कि जनरेटर स्टार्ट करने के लिए हमें हैंडल मारना पड़ता है, या फिर उसके साथ साथ एक कुछ जनरेटर्स में क्या होता है, एक छोटा सा लंबा सा रॉड होता है, तो उसको पकड़ के जब हम खींचते हैं तो उसकी वजह से हमारा मतलब इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली एपीयू जो क्या, हम एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे मतलब यूज़ करते हैं एपीयू का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट के इंजन को एक्स्ट्रा पावर्स देते हैं, जिसकी वजह से वो एक बार रोटेट कर जाए। जब वो एक बार रोटेट कर जाता है उसके बाद वो पावर प्रोड्यूस करने लगता है। क्यों, अब देखो हमें उसको एक्स्ट्रा पावर क्यों देना पड़ता है। देखो ये हमारा क्या है, मान लो कि एयरक्राफ्ट का इंजन है, तो जिसमें हमारे डिफ्यूज़र, कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर, नोजल और टरबाइन, के 5 सेक्शंस होते हैं, है ना। तो सबसे पहले डिफ्यूज़र को मतलब रोटेट करवाने के लिए
ये सारे एक शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं, तो इस शाफ्ट को रोटेट करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा पावर देना पड़ता है। जब ये एक बार अपना मतलब डिफ्यूज़र से लेकर टरबाइन तक के जब ये अपना वर्किंग एक बार कर लेते हैं, तो उसके बाद इनमें पावर जनरेशन की मतलब फिर ये पावर जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं एपीयू का। अब जैसे कि हमने देखा कि इसका यूज़ करते हैं हम मेन इंजन को स्टार्ट करने के लिए। तो जब हमारा मेन इंजन स्टार्ट हो गया, तुरंत ही हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी पावर यूनिट को बंद कर देते हैं, है ना। ये जो कुछ कुछ जो एपीयूज़ हैं वो हाइड्रोलिक पंप से भी कनेक्टेड रहते हैं। इनका यूज़ हम बैकअप के लिए करते हैं। और उसके साथ साथ देखो कुछ अब बस एयरक्राफ्ट में ही नहीं, इनके जो यूजेस हैं किसके, एपीयू के, इनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। इसको हम स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ करते हैं, स्पेस क्राफ्ट में भी। उसके साथ साथ जो लार्जर शिप्स होते हैं, लार्जर शिप्स में भी इनका यूज़ करा जाता है, क्योंकि वो भी लार्जर है, उसमें भी एक्स्ट्रा बैकअप की ज़रूरत है। उसके साथ साथ आजकल की जो लग्जरी कार्स आने लगी हैं, बड़ी बड़ी कार्स, उनमें भी हम एपीयू का यूज़ करते हैं, है ना। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर एक एयरक्राफ्ट में एपीयू की यूजेस हों। किसी किसी एयरक्राफ्ट में अभी भी ऐसा है जहाँ पर हम बैकअप के लिए बैटरी का यूज़ करते हैं, है ना। तो जिस एयरक्राफ्ट में एपीयू यूज़ नहीं होते, वहाँ पर बैकअप के लिए हम यूज़ करते हैं बैटरीज़ का। बैटरीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये था हमारा एपीयू के बारे में। अब ये एपीयू के कुछ सेक्शंस होते हैं। बेसिकली एपीयू के आपके 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट है पावर सेक्शन, सेकेंड है लोड कंप्रेसर सेक्शन, थर्ड है आपका गियर बॉक्स सेक्शन। पावर सेक्शन, लोड कंप्रेसर सेक्शन और गियर बॉक्स सेक्शन। ये जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन में क्या है कि यहाँ पर हम गैस जनरेटर्स का यूज़ करते हैं, जो कि जो शैफ्ट होते हैं, मतलब जो एपीयूज़ में शैफ्ट लगे होते हैं, उनको ये रोटेट करवा देता है, जिससे कि पावर प्रोड्यूस हो जाता है। सेकंड है आपका लोड कंप्रेसर सेक्शन। तो ये जो लोड कंप्रेसर सेक्शन, जब हमने न्यूमेटिक सिस्टम पढ़ा था, तब हमने देखा था कि कंप्रेसर से हमें छोटी सी पाइपलाइन कनेक्ट कर रहे थे अपने जितने भी न्यूमेटिक सिस्टम से कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट है उनको ऑपरेट करने के लिए। तो यही है आपका लोड कंप्रेसर सेक्शन। और हम वहाँ पर हमने लोड कंप्रेसर सेक्शन के बारे में काफ़ी स्टडी भी करी थी, है ना। उसके बाद हमारा जो थर्ड सेक्शन है वो है गियर बॉक्स सेक्शन। तो ये जो गियर बॉक्स सेक्शन है, ये क्या करता है कि ये पावर ट्रांसफ़र करता है मतलब जो मेन शेफ्ट होता है, मेन शेफ्ट से और इंजन तक के ये पावर ट्रांसफ़र करता है आपका गियर बॉक्स सेक्शन, है ना। तो ये जो प्रोसेस है वो हमेशा चलता रहता है। अब अगर हम बात करें कि मतलब कुछ स्पेसिफिक अगर एयरक्राफ्ट की बात करें, तो जैसे कि बोइंग 787 है, तो बोइंग 787 में हम ज़्यादातर जो है एपीयूज़ का ही यूज़ करते हैं। और ये आपका इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करता रहता है किसको, एयरक्राफ्ट को, है ना। इसके साथ साथ देखो और जो बैटरीज होती हैं वो भी किससे कनेक्टेड होती हैं, एपीयूज़ से, है ना। तो जब ये बैटरी चार्ज हो जाती हैं, तो ये भी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए एयरक्राफ्ट को पावर दे सकती हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि एयरक्राफ्ट में जो है तीन चीज़ें होती हैं पावर जनरेट करने के लिए। फर्स्ट तो है आपका मेन इंजन, सेकंड है एपीयू और थर्ड है आपकी बैटरी, है ना। तो ज़्यादातर तो आपकी मेन इंजन की वर्किंग रहती है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी जब हमारा मेन इंजन फेल हो जाता है, मेन इंजन काम करना बंद कर देता है, तब हम कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए एपीयू का यूज़ करके एयरक्राफ्ट को सेफ पोजीशन में लैंड करवा सकते हैं। इनकेस अगर आप मानो कि कभी ऐसा होता है कि पायलट जो है वो काफ़ी हाइट पे फ्लाई कर रहा होता है, और उस पर्टिकुलर हाइट पे दोनों के, मतलब ऐसा तो जनरली होता नहीं है, पर इनकेस अगर हो जाए कि इसके जो दोनों, तो पर्टिकुलर टाइम पे अगर ऐसा हो कि जो एयरक्राफ्ट के जैसे ये जो इंजन्स लगे हैं, सारे के सारे इंजन्स फेल हो जाएं, काम करना बंद कर दें, तो ये जो एपीयू है, एपीयू इतना पावर जनरेट कर सकता है कि ये जो आपका एयरक्राफ्ट है वो सेफली कहीं लैंड कर जाए, है ना। और इन केस ऐसा हुआ कि ये एपीयू भी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक चला, उसके बाद एपीयू भी काम करना बंद कर दिया, तब बैटरी के पास इतनी पावर होती है कि बैटरी आपके जो कम्युनिकेशन और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट हैं उनको एक पर्टिकुलर टाइम तक के ऑपरेट करवा सकता है, और जिसकी वजह से आप सेफली लैंडिंग कर सकते हो। तो ये था हमारा एपीयू, है ना। अब हम देखेंगे एयरक्राफ्ट आइस एंड
रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, एयरक्राफ्ट आइस एंड रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो मतलब काफ़ी हाइट पे फ्लाई करता है, और जो कभी कभी मतलब डिफरेंट रीजन्स में भी फ्लाई करता है। तो डिफरेंट रीजन्स में क्या होता है कि जो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, मतलब हमारे एनवायरनमेंट की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। तो इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि जब कम टेम्परेचर वाले जोन में हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तो जो एयरक्राफ्ट की कंट्रोल सर्फेसेस है वहाँ पर आइस फॉर्मेशन शुरू हो जाती है ना। अब मान लो कि जो एयरक्राफ्ट का विंग है, विंग के ऊपर हमारे जो आइस फॉर्मेशन है वो शुरू हो गई। तो देखो ये हमारा कुछ इस टाइप का एयरक्राफ्ट का विंग है ना। ये है इसका जो है। अब इसका हम एक सेक्शन काट लेते हैं जैसे कि एयरफॉइल कहते हैं। तो इसका लीडिंग एज है, ये ट्रेलिंग एज है। तो क्या हुआ कि जो एयरक्राफ्ट का ये वाला साइड है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या हुआ कि आइस फॉर्मेशन शुरू हो गई है ना। तो जब ये आइस फॉर्मेशन होती गई, आइस इसके ऊपर जमती गई, तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है कि ये कोई भी शेप ले सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर शेप में रहे। तो अब देखो, अब ये इस शेप में हो गया है ना। और जैसे कि आप सबने टाइप ऑफ फ्लोज के बारे में स्टडी कर रखी है, तो हम सबको पता है कि एयरक्राफ्ट का जो विंग है या फिर एयरक्राफ्ट के कोई भी कंट्रोल सर्फेसेस है, या फिर अगर हम टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो एयरक्राफ्ट में हमारा जो एरोडाइनमिक कंडीशंस हैं, ये फिर हमारा ये मानना होता है कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो एरोडाइनमिकली स्टेबल रहे। अब हम अगर यहाँ पर देखें तो आइस फॉर्मेशन होने के बाद ये जो एयरफॉयल था वो डिफरेंट शेप में हो गया है ना। और इस शेप में क्या होगा कि मोर ड्रैग प्रोड्यूस होगा, मतलब स्किन फ्रिक्शन ड्रैग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से मतलब ड्रैग ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर ड्रैग ज़्यादा बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जो एयरक्राफ्ट है वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस आइस फॉर्मेशन को, मतलब अब हमारे पास इतना पावर तो है नहीं कि हम इस आइस फॉर्मेशन को रोक दें। हम क्या कर सकते हैं कि इस आइस ये जो आइस यहाँ पर जम गई है इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि एयरक्राफ्ट के ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जहाँ पर कि आइस फॉर्मेशन हो सकती है। तो सबसे पहला है आपका पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब पे अगर आइस फॉर्मेशन होगी तो आप सोच सकते हैं कि हम हमारे लिए प्रेशर मेज़र करना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दूसरे हैं आपके स्टैटिक पोर्ट्स, है ना, एंगल ऑफ अटैक, रैम एयर टेम्परेचर, प्रोब्स, इंजन्स, विंग शील्ड्स, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, उसके साथ साथ मतलब ऐसे भी बहुत सारे वाटर ड्रेन्स लाइंस हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं। हम बोल सकते हैं एयरक्राफ्ट के ऊपर ओवरऑल कंपोनेंट्स पर अगर आइस फॉर्मेशन होगी तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलें क्रिएट कर सकता है। मैंने आपको के जो नोट्स भेजे थे, नोट्स में मैंने एक जो है एयरक्राफ्ट का एक डायग्राम भेजा है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जहाँ पर जो है ये आइस फॉर्मेशन हो सकती है। तो आप एक बार उस नोट्स को देखना। तो देखो, ये जो आइस रिमूवल की जो टेक्निक है इसे हम कहते हैं एंटी आइसिंग सिस्टम। इसे हम कहते हैं एंटी आइसिंग सिस्टम, है ना। तो क्या होता है कि किसी एयरक्राफ्ट में, अब मान लो अगर हम एयरक्राफ्ट के एयरफॉयल की बात करें या फिर विंग की बात करें, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कोई मेटेलिक ट्यूब लगा के रखते हैं, मतलब एक हल्की सी ट्यूब लगा के देखते हैं। आपने एयरक्राफ्ट में देखा होगा कि एक इस वाले पोर्शन में कुछ ब्लैक टाइप का आपको दिखेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब ये आइस फॉर्मेशन होने लगती है तब इसके अंदर हीटेड एयर पास करवा देते हैं। जैसे ही हीट एयर इसके अंदर फ्लो करती है, ये जो आइस फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है। फिर हम यहाँ से एयर निकाल देते हैं, तो फिर ये एरोडायनेमिक शेप ले लेता है ना। तो ये है आपका एंटी आइसिंग सिस्टम, है ना। अब इसके साथ साथ देखो, कुछ एयरक्राफ्ट है जिसमें मतलब हम लोग क्या करते हैं, विंड शील्ड्स का भी यूज़ करते हैं आइस को रिमूव करने के लिए, है ना। तो उसके लिए अब देखो, जो एयरक्राफ्ट की विंडोज़ हैं, अब विंडोज़ में हम मान लो कि जो आपका केबिन है, केबिन की जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ के ऊपर अगर आइस फॉर्मेशन होगी तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अंदर का जो केबिन प्रेशराइज मतलब जो केबिन का प्रेशर है और टेम्परेचर है उसको हल्का सा इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये जो शेल्ड्स हैं वो अपने आप हीट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये जो आइस फॉर्मेशन हुई है वो अपने आप मेल्ट होने लगती है ना। अब देखो, हमें पता कैसे चलता है कि एयरक्राफ्ट के ऊपर जो है आइस फॉर्मेशन हो गई है। तो इसको हम एक अलग नाम देते हैं जिसका नाम है, इसे हम कहते हैं
आइस डिटेक्शन। उसके बाद हम देखते हैं आइस डिटेक्शन सिस्टम। देखो ये आइस डिटेक्शन सिस्टम है क्या, जैसे कि नाम ही बता रहे हैं आइस डिटेक्शन सिस्टम, मतलब वो सिस्टम जिसके थ्रू हम आइस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है, ज़्यादातर तो अब आइस है, कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, है ना। तो जो पायलट होता है, पायलट विंग टिप्स पे, मतलब जो आपकी विंग टिप्स होते हैं वहाँ पर अपनी आई से भी देख सकता है कि जो आइस फॉर्मेशन है हुई है या नहीं, तो उसके थ्रू भी डिटेक्ट करा जा सकता है। उसके साथ साथ क्या होते हैं कि कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट के मतलब जिनका कनेक्शन एयरक्राफ्ट के केबिन से होता है। तो जैसे ही आइस आपकी, ये जो मैंने अभी कंपोनेंट के नाम लिए थे, जैसे पिटॉट हो गया, और उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स, लीडिंग एजेस हो गए, उसके बाद रैम एयर टेम्परेचर, मतलब जो ये पोर्ट वोर्ट होते हैं वहाँ पर अगर आइस फॉर्मेशन होने लगती है तो वो मतलब उतना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट का जो केबिन होता है ना, या फिर इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है, वहाँ पर एक स्विच लगी होती है जो कि तुरंत तुरंत बता देता है कि आइस डिटेक्शन, मतलब इस कंपोनेंट के ऊपर यहाँ पर आइस फॉर्मेशन हो गई है। तो उसके लिए बेसिकली जो एयरक्राफ्ट के विंड शील्ड्स होते हैं वहाँ पर दो आइस डिटेक्शन लाइट्स लगी होती हैं, है ना। तो ये जो लाइट्स हैं ये हमें बताती रहती हैं कि मतलब जो एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर आइस फॉर्मेशन हुआ कि नहीं। कैसे, अब ये जो लाइट्स हैं ना, इनके कलर रेड होता है, तो जब एयरक्राफ्ट की जो मतलब जो लीडिंग एज है वहाँ पर अगर आइस फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो जो रेड लाइट है वो ब्लिंक करना बंद कर देगी, है ना, विजिबल नहीं होगी। तो उसके थ्रू पायलट को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अच्छा यहाँ पर जो है आइस फॉर्मेशन हो गई है। उसके साथ साथ एक चीज़ और, हम मतलब हमने क्या करा है कि जो आपका तो ये जो आपकी जो विंड शील्ड लाइट्स हैं उसके लिए कॉकपिट में एक बटन, मतलब एक स्विच होता है जिसके ऊपर लिखा होता है डिम, है ना। तो जब हम इस लाइट, मतलब इस डिम बटन को प्रेस करते हैं, मतलब इसी डिम बटन से हम, इसी डिम स्विच से हम जो आइस डिटेक्शन सिस्टम है या फिर जो लाइटिंग है उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ एक चीज़ और, उसके साथ साथ एयरक्राफ्ट में एक और बटन होती है जिसके ऊपर मतलब लिखा रहता है INSP लाइट स्लैश ऑफ, है ना। तो इस वाले स्विच से भी हम ये जो आपका आइस डिटेक्शन सिस्टम है उसको ऑन और ऑफ करके देख सकते हैं कि आइस फॉर्मेशन हुई है या नहीं। ठीक है, अब देखो जो आइस डिटेक्शन सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है आइस प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि आइस डिटेक्शन मतलब एयरक्राफ्ट के ऊपर आइस फॉर्मेशन हो गया, तब तक हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, कि जो आपका पायलट है, पायलट डिटेक्ट नहीं कर पाता, या फिर किसी केसेस की वजह से डिटेक्ट नहीं हो पाता कि एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट के ऊपर आइस फॉर्मेशन है। तो आइस फॉर्मेशन होने से बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एरोडायनेमिक जो स्टेबिलिटी है वो हमारा एयरक्राफ्ट अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब मान लो कि अगर हम लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट भी हमें उतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं मतलब लिफ्ट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ड्रैग ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और आइस फॉर्मेशन होने की वजह से ज़्यादा वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बेसिकली हम देखें कि ये जो आइस डिटेक्शन सिस्टम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एयरक्राफ्ट के केस में, है ना। अब ज़्यादातर ये जो आपके विंटर सीजन्स होते हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि विंटर सीजन्स में ही जो आपकी आइस फॉर्मेशन है। तो अब देखो, ये था हमारा आइस प्रोटेक्शन एंड डिटेक्शन सिस्टम। लास्ट है आपका विंड शील्ड रैन रिमूवल टेक्निक, है ना। देखो क्या होता है कि अब रैन भी, मतलब जो बारिश होती है, वैसे तो एयरक्राफ्ट जब आपका वेदर ख़राब होता है तब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं करवाई जाती, या फिर कभी ऐसा हुआ कि अगर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है और वेदर अचानक ख़राब होगी तो हम क्या करते हैं कि किसी सेफ़ प्लेस पे देख के एयरक्राफ्ट की लैंडिंग करवा लेते हैं। पर अगर हल्की फुल्की बारिश है तब उससे भी हमें एयरक्राफ्ट को जो है सेफ़ जोन में रखना होता है, तो उसके लिए हम विंड शील्ड रैन रिमूवल का यूज़ करते हैं।
तो इसमें हम क्या करते हैं कि 2 विंड शील्ड्स या फिर 2 जो है फैंस का यूज़ करते हैं, 2 फैंस का यूज़ करते हैं। हम मान लो कि ये आपके एयरक्राफ्ट का नोज़ है, तो यहाँ पर हम 2 फैंस का यूज़ करते हैं। तो ये जो फैंस हैं मतलब काफ़ी हाई स्पीड फैंस होते हैं, काफ़ी हाई, मान लो कि यहाँ से ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो यहाँ पर पड़ रहे हैं। ये जो फैंस हैं ये इतनी स्पीड में जो है एयर का फ्लो करवाते हैं इसकी सरफेस से अटैच्ड होके कि ये जो ड्रॉप्स हैं वो अपने आप दूर चली जाती हैं, और ये जो सरफेस है वो क्लीन रहता है, जिसके थ्रू पायलट मतलब देख पाता है बाहर, है ना। उसके साथ साथ मतलब जो आपका एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के उसमें जो है इंस्ट्रूमेंट पैनल में एक ये बटन दिखेगी W/SAIR। तो जब हम इसको ऑन और ऑफ़ करेंगे उसी के बेसिस पे आपका जो विंड शील्ड होगा वो ऑन और ऑफ़ होगा, है ना। ज़्यादातर ये जो प्राइमरी रैन रिमूवल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये जो सरफेस है मतलब अब अगर मान लो कि इन केस जैसे कि अब रेन है, अब रेन स्टॉप हो गया, मतलब बारिश नहीं हो रही है, तो ये सिस्टम या फिर जो विंड शील्ड रैन रिमूवल टेक्निक है इस वाले बटन को हम क्लोज़ कर देते हैं, है ना। तो फिर आपकी जो है नॉर्मल कंडीशन आ जाती है और हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो सेफ़ जोन में लैंडिंग वगैरह कर जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हाई स्पीड मतलब अब देखो वेदर की हाल तो कोई नहीं जानता, कभी कभी क्या होता है कि मतलब जैसे हम लोग थे पहले जब हमने ट्रेनिंग करी ग्रोआ में, तो हमने वहाँ पर देखा कि कभी कभी क्या होता था कि यहाँ पे जो मौसम विभाग वाले होते थे या फिर वेदर फॉरकास्ट वाले वो बता देते कि बारिश की संभावना अभी नहीं है, पर अचानक बारिश होने लगती थी। और कुछ जो पायलट्स थे वो फ़्लाइट टेक ऑफ करवा लेते थे, लेकिन वो जैसे थोड़ी देर में पहुँचते थे अचानक बारिश होने लगती थी। तो अचानक बारिश अगर मान लो होने लगी और आपने विंड शील्ड रैन प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज़ नहीं करा है या फिर रैन से एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास कोई सिस्टम्स नहीं है, तो रैन कंटिन्यूस अगर हाई स्पीड से हो रही है और विंड भी काफ़ी तेज़ है तो पायलट के लिए इनविजिबल है, मतलब वो बाहर देख ही नहीं पाएगा, और अगर वो देख नहीं पाएगा तो उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी और ऐसे केस में एयरक्राफ्ट क्रैशेस भी हो सकते हैं। तो ये जो हमने अभी पढ़े जैसे विंड शील्ड रैन रिमूवल टेक्निक्स, उसके साथ साथ हमने APU पढ़ा, आइस प्रोटेक्शन सिस्टम पढ़ा, आइस डिटेक्शन सिस्टम पढ़ा, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मतलब एयरक्राफ्ट में, है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 4 चीज़ों के बारे में देखा: APU, विंड शील्ड रैन रिमूवल, आइस एंड रैन प्रोटेक्शन सिस्टम, आइस डिटेक्शन सिस्टम। अभी जो रैन प्रोटेक्शन सिस्टम है वैसे तो जो मतलब इसके लिए भी एयरक्राफ्ट के केबिन में एक सेंसर लगा होता है जो कि हमें या फिर वो तो छोड़ो ATC इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि कब आप मतलब वो बारिश होने की संभावना है नहीं है क्या है, तो ये सारे के सारे ATC इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ सेंसर्स भी लगे होते हैं जो कि डिटेक्ट करके पायलट को बताते रहते हैं कि हाँ अब यहाँ पर रैन होने वाली है या फिर हम किस जोन में हैं, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी को कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट करिए, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आई थिंक यू विल learn something from this video. Thank you so much. Thank you once again. Bye.